वेलकम टू येट अनदर लेक्चर। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि आज भी हम रोमांटिक एज को ही पढ़ रहे हैं। रोमांटिक एज के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जिनको हम लोग लॉर्ड बायरन भी कहते हैं, है ना। अब देखो, ये रोमांटिक एज के सेकंड, है ना, जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो रोमांटिक एज का जो सेकंड जनरेशन था उनके इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनके साथ पर्सी बायसी शैली थे, जॉन कीट्स थे, है ना। और ये तीनों ही राइटर, जॉन कीट्स, पर्सी बायसी शैली, लॉर्ड बायरन, ये तीनों ही सेकंड जनरेशन के इंपॉर्टेंट फिगर हैं। अब देखो, पर्सी बायसी शैली को या फिर जॉन कीट्स को उतना ज़्यादा फेम नहीं मिला था जितना ज़्यादा फेम मिला था लॉर्ड बायरन को। वैसे ऑफ कोर्स हमारे लिटरेचर के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम जानते हैं तो वो जॉन कीट्स का जानते हैं, है ना, फिर पर्सी बायसी शैली का, उसके बाद लॉर्ड बायरन का। बट अगर देखा जाए रियल मायने में तो लॉर्ड बायरन जो थे, ही वॉज मोर फेमस देन पर्सी बायसी शैली एंड जॉन कीट्स, है ना। क्योंकि इनका जो वर्क्स था, फ्लैम्बॉयंट नेचर था, इनका लिखने का जो तरीका था, है ना, स्कैंडलस था। चलिए हम पूरी की पूरी वीडियो में हम देखेंगे, आज पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि इनका लाइफ क्या था, है ना, किस तरह के वर्क्स लिखा करते थे और कौन कौन सा वर्क है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ before coming to the lecture, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe so that I can be motivated and bring more such content for you. Along with that, you can also join my Telegram channel, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, शेयर करते हैं, PDFs वगैरह। ऑल्सो मैं अभी UGC नेट की क्लास बैच को भी स्टार्ट कर दिया हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। फ़ी बहुत मिनिमम फ़ी है। हम लोग एवरी वीक एवरी सैटरडे को क्लासेस 5 डेज चलते हैं और सैटरडे को टेस्ट लेता हूँ मैं, है ना, MCQ टेस्ट लेता हूँ। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसके टेस्ट लेता हूँ और ये बार बार मॉक टेस्ट होता रहता है, ठीक है। आप बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बट चलिए ये सब छोड़ते हैं, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखो, JKPSC का ये सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सेकंड यूनिट है। इसके बाद हम लोग एक ऐसे यूनिट को पकड़ेंगे जिसमें सिर्फ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म होगा, है ना। अब व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए अब मैंने सोचा है कि अब ये यूनिट अगर मैंने पकड़ लिया है तो इस यूनिट को खत्म कर देते हैं, उसके बाद लिटरेरी थ्योरी वाले यूनिट पे चलेंगे, शायद उस पर व्यूज़ ज़्यादा आए। बट एनीवे, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस सो दैट हमारे वॉच आवर भी पूछ जाए, है ना। क्योंकि हम लोग अपना टाइम, आपको पता नहीं है कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है आप लोगों के लिए, है ना। तो और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर इसके PDFs कहाँ से मिलेंगे। तो देखो, PDF का, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ये जो लेक्चर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। तो फ़ी बहुत मिनिमम है, फ़ी हमने बहुत मिनिमम रखा है। एक मिनट, सिर्फ 599 रुपीज़ है ना, जिसमें आपको सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे, मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। एंड इस नोट के बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बट अगर आप मेरे लेक्चर्स और मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो आई एम टेलिंग यू, आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं जॉर्ज गॉर्डन बायरन को। जॉर्ज गॉर्डन बायरन, ही वॉज द सिक्स्थ बैरन ऑफ बायरन, ठीक है, जो कि 1788 में पैदा हुए थे, 1824 में इनका डेथ हो गया था। एंड ही इज यूनिवर्सली नोन एज द लॉर्ड बायरन। तो हमें बस लॉर्ड बायरन और इनका पूरा नाम याद रखना है, जॉर्ज गॉर्डन बायरन, दैट्स इट। he is the central figure of romantic moment of second generation, which I have already explained। second generation के one of the major figure हैं ये। देखो, ये बहुत अलग थे। जितने भी रोमांटिक राइटर्स हैं ना, चाहे वर्ड्सवर्थ की बात कर लो, ST कॉलेज की बात कर लो, साउदी की बात कर लो, फिर क्या कहते हैं आपका पर्सी बायसी शैली की बात कर लो, जॉन कीट्स की बात कर लो, है ना, इन सब से बहुत अलग थे। और सबसे ज़्यादा चर्चा में, सबसे ज़्यादा स्कैंडलस अफेयर इनका चलता था, है ना। क्योंकि वो, इसका जो नेचर था ना, ये फ्लैम्बॉयंट नेचर था, विच मीन्स कि जो लाइफ स्टाइल था ना, बहुत विग्रस लाइफ स्टाइल, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ स्टाइल था इनका, है ना। काफ़ी स्कैंडलस हुए, है ना, बहुत सारे स्कैंडलस अफेयर चला। इवन ऐसा माना जाता है कि जिसको हाफ सिस्टर कहते हैं ना, उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप था, है ना। काफ़ी रिविलियस थे नेचर में, इसलिए बहुत सारे देखोगे आप, बड़े बड़े जितने भी चीज़ें हुई, जैसे रिवॉल्यूशनरी कॉज के लिए सपोर्ट करते थे ना। अगर कोई नया रिवॉल्यूशन हो रहा है किसी जगह पे, है ना, उस समय जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, वो वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे और वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे तो जहां भी देखते थे कि कोई रिवॉल्यूशनरी कॉज हो रहा है ना, उसको सपोर्ट करते थे वो। एंड देन इनका जो वर्क था, प्रोफाउंड पोइटिक, मतलब इनका वर्क था, एंड फेमस इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ हिज एज, और सबसे ज़्यादा फेमस कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस एज। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अगर कोई दूसरा
सबसे फेमस कोई फिगर था रोमांटिक एज में, खैर वो तो फर्स्ट जनरेशन के थे, लेकिन सेकंड जनरेशन में इनसे ज्यादा फेमस कोई भी राइटर नहीं था इस एज में, ठीक है। और एक तरह से एपिटमाइज कर दिया गया इनके नाम को, जिसको बोला गया बायरॉनिक हीरो। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। अगर लॉर्ड बायरन से सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई पूछता है या पूछने की कोशिश करेगा, तो यही पूछने की कोशिश करेगा कि लॉर्ड बायरन या फिर बायरॉनिक हीरो का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। यूजीसी नेट ने भी पूछा है, बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में आते हैं, और बायरॉनिक हीरो बहुत फेमस है अपने आप में, ठीक है। अब देखो क्या है बायरॉनिक हीरो का, ब्रूडिंग, बहुत अच्छी ब्रूडिंग होगा, बहुत अच्छा नरिशमेंट है ना। कैरिस्मेटिक, उसका बिहेवियर बहुत कैरिस्मेटिक होगा, है ना, लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। और डिफाइंड आउटकास्ट, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समाज से बिल्कुल अलग होगा, है ना। ये जो करिस्मेटिक है, करिस्मेटिक का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा समाज उसको प्यार कर रहा है, बल्कि करिस्मेटिक ये है कि कुछ लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, है ना। जैसे एक होता है ना कल्ट बन जाना, तो इनका कल्ट होता था, लोग इनको बहुत प्यार करते थे, है ना। बस इनका एक ग्रुप बन गया था, एक तरह से कल्ट फिगर थी ये, ठीक है। अब इनके बायोग्राफिकल स्केचेस को समझते हैं। बर्थ इन अर्ली लाइफ, ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 22, 1788, लंदन में पैदा हुए थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए थे। इवन दो ही वॉज बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, लेकिन इनका जो फैमिली था वो हमेशा ट्रबल्ड फैमिली में, मतलब ट्रबल था, कभी पैसे थे कभी नहीं थे, है ना। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप हमेशा रिच होते हो, है ना। बड़े बड़े घर में भी कभी ना कभी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, है ना। उसके बाद सबसे मेजर चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि फिजिकली डिसेबिलिटी थी इनकी, कि इनका जो पैर था ना वो क्लब फुट थी। मतलब क्लब फुट एक होता है ना, पैर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है ना, तो थोड़ा लंगड़ा के लोग चलते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो बॉर्न विथ क्लब फुट, विच कॉज्ड हिम लाइफ लॉन्ग लेमनेस, मतलब पूरे लाइफ टाइम ये लेमनेस थे। इन इसकी वजह से और इनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी लोग इनको बहुत ज्यादा चिढ़ाते भी थे, है ना। जैसे इनका एजुकेशन हुआ था, अटेंडेड हैरो कॉलेज 1801 से लेके 1805 के बीच में, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रिनिटी कॉलेज गए, काफी इंपॉर्टेंट कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, है ना। उसके बाद अर्ली ट्रैवल्स, ये ट्रैवल्स जो था ये इनके बायरॉनिक हीरो में बहुत मदद किया, क्योंकि इनका ट्रैवल्स एक तरह से ग्रैंड टूर था, बहुत जगह घूमे थे, जैसे यूरोप के पुर्तगाल, स्पेन, माल्टा, अल्बेनिया, ग्रीस, टर्की, ये सारे जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया था, है ना। फ्रॉम 1809 से लेके 1811 के बीच में। और इनका जो एक्सपीरियंस था यहाँ का, वो प्रोफाउंडली इनके पोइट्री को इन्फ्लुएंस किया था। ऑब्वियसली बात है, जब कोई राइटर घूमता है तो बहुत सारी चीजों को देखता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दो चीजों में ही नॉलेज है। एक तो आप बुक्स को पढ़ो एज मच एज यू कैन रीड, जब भी आप फ्री में रहो, जब भी आप फ्री टाइम रहो, जब भी आप ट्रैवल करो, कहीं भी जाओ, तो बुक हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। आइदर यू रीड पोइट्री, आइदर यू रीड नॉवेल्स, आइदर यू रीड फिक्शन, नॉन फिक्शन, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द नेचर, वट एवर सूट्स यू और वट एवर यू डिजायर, है ना, उसको पढ़ो। और दूसरी, ट्रैवल करो, ट्रैवल एज मच एज यू वांट। मतलब एक एक्सटेंसिव जो ट्रैवलर होते हैं ना, वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ ट्रैवलर ही नॉलेजेबल होते हैं, बुक जो पढ़ते हैं वो भी नॉलेज होते हैं, बट यही दो चीज है जहां से आपको नॉलेज मिलती है। अगर रियल नॉलेज लेना है, मैं भी सोचा था कि एक समय था, अगर मैं भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता, बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता, तो शायद मैं भी बहुत ट्रैवल करता एक्सटेंसिवली, है ना। लेकिन जब से मैंने अब खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, तब से मैं ट्रैवल करना शुरू किया हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, मेरे जो आने वाले जनरेशन होंगे, मैं उनको ग्रेजुएशन के बाद ही, या ग्रेजुएशन, या जब वो ग्रेजुएशन में होंगे, तभी मैं उनको बहुत सारे मतलब बहुत सारे मोटिवेशंस दूंगा, कि ताकि वो पूरा का पूरा इंडिया घूमे एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, इंडिया के हर पेरेंट्स को, इंडिया के हर गार्जियन को, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को 10th के बाद, 12th के बाद एटलीस्ट ये आज़ादी देनी चाहिए कि गो एंड ट्रैवल, है ना। बहुत कम पैसों में, ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा दे दो फिर ट्रैवल करो, वो ट्रैवल का फिर मजा नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो कम पैसों में, है ना, इन एक्सपेंस होकर जब ट्रैवल करते हो, तो आप चीज़ों को सीखते हो, आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, है ना। नई जगह पे जाके जब आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे, तो उस प्रॉब्लम से टैकल करना सीखते हो, है ना। लोगों की बहादुरी को सीखोगे, लोगों की चतुराई को समझोगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को सेव करने में, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में, है ना। आपके मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल ये जो आइडियोलॉजीज हैं या ये सब आइडियाज हैं, है ना, वो सेव करता है आप कितना एक्सटेंसिव ट्रैवल करते हो। एंड अलोंग विद ट्रैवलिंग यू ऑल्सो नीड टू रीड बुक्स एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो लॉर्ड बायरन जो थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस, क्योंकि इनका जो वर्क था वो ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हुआ था इनके ट्रैवल की वजह से, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की वजह से। एंड देन लिटरेरी सेंसेशंस, इनका जो बुक था चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज, विच वॉज पब्लिश इन 1812, सबसे मेजर वर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसी बुक के पब्लिकेशन के बाद ही बिकेम वेरी फेमस। मतलब कि
ये कहते भी थे कि मैं एक दिन सोया और जब सो के जब सुबह उठा तो मैं अपने आप को फेमस पाया, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि सो के उठे ये फेमस पाए, बट एक तरह से कहावत है, ये कहने का तरीका है कि आफ्टर पब्लिशिंग दिस बुक ही बिकेम एन इंस्टेंट फेमस, है ना, ही गेन्ड एन इंस्टेंट फेमस, बहुत फेमस हो गए थे। फिर इनका स्कैंडलस लाइफस्टाइल है, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। इनके इनके जो वर्क है ना, जिसको रीजेंसी डैंडी कहते हैं, मतलब एक सेंस में कह लो कि लिटरेरी सेलिब्रिटी ऑफ द नोटोरियस फिगर इन द लंदन सोसाइटी, मतलब एक तरह से क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक चार्म था इनके अंदर, है ना, पैसे वाले थे, बहुत बड़े आदमी थे, जैसे नवाब बोलते हैं इंडिया में, है ना, या फिर बहुत रिच घराने के लोग हैं, तो ऑब्वियस बात है उसमें एक अलग ही चार्म होता है। तो इनके अंदर भी वो एक अलग चार्म था, एक विट था, क्योंकि पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे, है ना, और स्कैंडलस अफेयर इनके होते रहते थे। जैसे मैंने पहले बताया, अपनी खुद के हाफ सिस्टर के साथ इनका माना जाता है कि स्कैंडलस अफेयर चला था। बट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑल यू हैव टू रिमेंबर, अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा कि विच अमॉन्ग दीज रोमांटिक राइटर्स, है ना, वेयर, मतलब इस तरह से पूछ सकता है कि जिसके लाइफ में स्कैंडलस लाइफस्टाइल था, जिसका स्कैंडलस लाइफस्टाइल था, और मे बी ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ बायरॉनिक हीरो, या बायरॉनिक हीरो अगर डायरेक्ट नाम देगा तो आप इजीली समझ लोगे कि लॉर्ड बायरन की बात हो रही है। तो वो ऐसे दे देगा कि जिसका ब्रूडिंग या करिस्मेटिक मतलब बिहेवियर था, फ्लम्बॉइंट नेचर था। इस तरह के क्वेश्चंस बना के पूछा जा सकता है, घुमा के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बट आपको बस याद रखना है और कुछ नहीं। स्कैंडलस मतलब बिहेवियर था इनका, नेचर बहुत कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग वाला था, है ना, काफ़ी ज़्यादा फनी थे, विट थे, इंटेलेक्ट था इनके पास, है ना, नोटोरियस फिगर थे। एंड देन मैरिज एंड सेपरेशन, देयर वाज अ मैरिज एंड सेपरेशन एज वेल। उसके बाद सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल था, उन्होंने अपने ऊपर ही इम्पोज कर लिया था एग्जाइल, क्योंकि सोसाइटी इनको एक तरह से बहुत ज़्यादा होता है ना कि जब कोई कैरेक्टर बहुत फेमस हो जाता है तो उसको हेट करने वाले भी बहुत होते हैं, और इनकी जो बिहेवियर थी वो कांस्टेंट ऐसी बिहेवियर थी कि लोग उसको हेट करते थे समाज में। तो सब नहीं हेट करते थे, बट एक पूरा समाज हेट करता था, तो एक तरह से वो रिविलियस बन गए थे, और वो अपने आप को हमेशा एग्जाइल कर देते थे, है ना, दूसरी जगह जाके कहीं ना कहीं बिताना शुरू कर देते थे। इसलिए कहता है कि फ्लेड इंग्लैंड परमानेंटली इन अप्रैल 1816 टू एस्केप पब्लिक कंडेमनेशन। तो पब्लिक उसको कंडेम करती थी कि देखो कैसा है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, मतलब इवन दो ही हैड एन एरिस्टोक्रेटिक चार्म, बट स्टिल ही वाज नोटोरियसली फेमस, है ना, नोटोरियसली फेमस उसको कहते हैं जो थोड़ा नेगेटिव वे में फेमस होता है, तो ही वाज दैट पर्सन। तो इन्होंने पूरा का पूरा इंग्लैंड को परमानेंटली छोड़ दिया 1816 में, और वो चले गए कहाँ, मतलब पूरे यूरोप में घूमना शुरू कर दिए, जैसे मोस्टली ही लिव्ड इन स्विट्जरलैंड। इसलिए देखोगे जब ब्रिटिश लिटरेचर की बात होती है तो पर्सी बायसी शैली या फिर जॉन कीट्स ज़्यादा फेमस है कंपेयर टू हिम। वैसे जॉन कीट्स भी इटली चले गए थे, पर्सी बायसी शैली भी इटली चले गए थे, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड में ही बेफ्रेंडेड विथ पर्सी बायसी शैली, एंड इटली में वेनिस, रवाना, पीसा, इन सब जगह पे वो कंटिन्यूसली घूमे, उनका स्कैंडलस जो बिहेवियर था वो कंटिन्यू चलता रहा। एंड देन देयर वाज अ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1821 में ड्रिवन हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू लिबर्टी, विच मीन्स कि ऑब्वियस बात है इनका नेचर ही वैसा था, फ्लैम्बॉयंट नेचर था, तो वो हमेशा लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, लिबर्टी फ्रेटर्निटी जो कहते हैं ना हम, है ना। एंड देन ग्रीस टू सपोर्ट देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। और ये जो ग्रीस का हमेशा कंटिन्यूअस कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट जो इंडिपेंडेंस का ये चला था, है ना, उसके उसमें ये भी सपोर्ट किए थे। इसलिए कह सकते हैं कि एक तरह से रिवॉल्यूशनरी कॉज जितनी भी जगह हुई, जहां जहां पे रिवॉल्यूशनरी चीजें या फिर रिवॉल्यूशन की बात होती थी, वहां पे ये चले जाते थे और वहां पे इस चीज को सपोर्ट करते थे वो, बिकॉज ऑब्वियसली इसका नेचर ही वैसा था, है ना, लिबर्टी वाला नेचर था। वो हमेशा एग्जाइल में रहना पसंद करते थे, वो हमेशा घूमना पसंद करते थे, फ्रीडम को सपोर्ट करते थे, एक इंसान के पर्सनल इमोशन के फ्रीडम को एक्सप्रेस करते थे वो, है ना। इसलिए इनका जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है हमें। फिर इनका डेथ हो जाता है 1824 में। अब जैसा मैंने पहले बताया था, जो सेकंड जनरेशन के जितने भी राइटर हैं सबका डेथ हो जाता है कम एज में ही, इनका भी डेथ हो जाता है ना, टाइफस, ऐसा माना जाता है लाइकली ड्यू टू टाइफस या फिर सेप्टेसीमिया। सेप्टेसीमिया उसको बोलते हैं जिसमें ब्लड पॉइजन हो जाता है। तो मे बी क्योंकि उस समय हमारे पास मेडिकल उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि आज ट्यूबरक्लोसिस से कोई नहीं मरता है। जिस तरह से आप देखोगे जॉन कीट्स मरे थे ट्यूबरक्लोसिस से, आज के समय में जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मेरे अंकल को भी हुआ था, बट ही इज स्टिल सर्वाइविंग, है ना, ही इज स्टिल लिविंग, और अब काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस था उसमें बहुत लोग मरते थे, तो छोटी छोटी बीमारियां से जब मर सकते थे तो बड़ी बीमारियां तो और भी बड़ी होती थी, और ट्यूबरक्लोसिस से बहुत लोग मरे थे उस समय, है ना। एक तरह से पेंडेमिक की तरह था ट्यूबरक्लोसिस उस समय, रोमांटिक एज के समय में।
और ये ऐसा माना जाता है या तो टाइफस से मरे होंगे या तो सेप्टिसीमिया से मरे होंगे। सेप्टिसीमिया में ब्लड पॉइजन हो जाता है किसी न किसी वायरस की वजह से, किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से, और आपका ब्लड में जब ऑब्वियस बात है पॉइजन है तो धीरे धीरे आप इवेंचुअली मर ही जाओगे, है ना। नाउ बैकग्राउंड रोमांटिक एज के बारे में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आई विल जस्ट ब्रीफली, है ना, गो थ्रू दिस। रोमांटिक एज रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिज्म था। तो बायरन के भी जो वर्क्स थे ना, वो एक तरह से रिजेक्शन था, कह सकते हैं कि रूल्स का, डेकोरम का, रीजंस का, है ना, जिस तरह से अदर रोमांटिक राइटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने भी इमोशन को, इंडिविजुअल को, इमेजिनेशन को, है ना, सबलाइम को, इन सबको एक्सप्रेस ज़्यादा किया है अपने वर्क में, इसलिए इनको रोमांटिक पोएट भी कहते हैं, क्योंकि रोमांटिक एलिमेंट्स इनके अंदर, है ना। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट नेपोलियनिक एरा में ये लिख रहे थे। जैसे अगर आप इनके वर्क्स को पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक इनका वर्क है डॉन जुआन, तो उसमें वो कहते हैं आई हैव नॉट लव्ड द वर्ल्ड नॉर द वर्ल्ड लव्ड मी। तो देखो ये अपने आप में सेंटेंस कितना इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि आई हैव नॉट लव्ड द वर्ल्ड नॉर द वर्ल्ड लव्ड मी, विच मीन्स कि इनका जो लिखने का स्टाइल था, है ना, मतलब कोई इंसान ऐसे स्टेटमेंट को या ऐसे सेंटेंस को कब लिखता है कि आई हैव नॉट लव्ड द वर्ल्ड नॉट द वर्ल्ड मी, या फिर नॉट द वर्ल्ड लव मी। तो मतलब ये इतने स्कैंडलस थे, ये इतने फेमस थे, ये इतने इनफेमस कह लो, या ये इतने ज़्यादा कह सकते कि इनका जो कैरेक्टर था वो समाज में इतना गंदा बन गया था, है ना। लोग इसको नेगेटिव नज़र से ही देखते थे हमेशा, है ना, नेगेटिव तरीके से ही देखते थे हमेशा। तो इनको लगता था कि वर्ल्ड तो केयर करता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा घिसा पीटा वर्ल्ड है, क्योंकि ये लोगों की तरह नहीं। देखो हमेशा माइंड में रखना कि ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये बैड पर्सन, लेकिन जब एक इंसान समाज से बिल्कुल अलग होता है, उसकी थिंकिंग समाज से थोड़ा एलिवेटेड होती है, या वो फ्रीडम चाहता है ना, जैसे वो अपनी खुद के फ्रीडम को चाहता है और एग्जाइल कर लेता है अपने आप को, है ना, जगह जगह घूमता रहता है। तो इन सब की वजह से इनको हमेशा लोगों को लगता था कि ही इज नॉट अ राइट पर्सन, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज नॉट फिट फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए सोसाइटी के लोग उसको ना हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव तरीके से देखते थे, है ना। तो इसी वजह से जब ये वर्क लिखते, और ऑब्वियस बात है जो सोसाइटी था वो काफ़ी ज़्यादा, देखो क्योंकि आगे इनके वर्क पढ़ोगे ना तो एक डॉन जुआन में एक सटारिकल बिट है, डॉन जुआन है नहीं, डॉन जुआन का ही लाइन है या किसी और पोइट्री का लाइन है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो कहते हैं कि जो सोसाइटी इज नाउ वंस पॉलिश वुड। सोसाइटी जो था वो, मतलब सोसाइटी जो है वो एक पॉलिश्ड वुड की तरह है, विच मीन्स कि लोगों को पॉलिश कर दी गई है कि तुम ऐसा ही करो, है ना, इस तरह से रहना है, इस तरह से उठना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से बैठना है, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में एक होता है कि एरिस्टोक्रेटिक बच्चा को इस तरह से रहना चाहिए, है ना, एक एरिस्टोक्रेटिक इंडिविजुअल को इस तरह से बिहेव करनी चाहिए समाज में, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि अब ये जो मॉडर्न सोसाइटी ना, ये एक तरह से ऐसा ट्राइब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्स और बोर्डम है, विच मीन्स कि अब इस सोसाइटी से वो बोर हो चुके हैं, इस सोसाइटी में इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रह गया है। ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल, ही वॉन्ट्स टू गो ऑन एग्जॉटिक लैंड्स, है ना, वैसे जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको और भी ज्यादा फ्रीडम मिले, आजादी मिले, है ना। फिर वहीं से निकल के आता है बायरॉनिक हीरो। बायरॉनिक हीरो जो है मोस्ट इंड्यूरिंग है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कैरेक्टराइजेशन है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का, जो कि इनके खुद के इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से निकल के आता है। और ये एक तरह से आर्किटाइप इज अ प्रोफाउंड, पैशनेट, ब्रूडिंग, मिस्टीरियस फिगर होता था, जो कि डार्क पास्ट, अ सेंस ऑफ गिल्ट, पावरफुल, ऑफन डिस्ट्रक्टिव इंडिविजुअलिटी, मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बता रहा है। तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस तरह से पूछा जा सकता है कि बायरॉनिक हीरो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है, और वो आउटकास्ट होता था, हमेशा सोसाइटी से आउटकास्ट होता था, और उनका एक कल्ट बन जाता था। ऑब्वियस बात है जब सोसाइटी से आउटकास्ट होगा तो कुछ लोग होंगे उसको फिर भी फॉलो करेंगे, एकदम बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करेंगे। तो उसी तरीके से इनका एक अलग कल्ट होता था, इसलिए ये बहुत फेमस थे, है ना, या इनफेमस कह लो, जैसा मतलब माइंड में आए, जैसे याद रहे आपको, ठीक है। और इनका जो चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज है या फिर ओरिएंटल टेल्स है, इनसे ये फेमस हुए थे और इनसे इनकी बायरोनिक हीरो निकलती है। उसके बाद देखो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कल्ट एंड इंडिविजुअलिज्म, कल्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, है ना, एक तरह से अलग फिगर ही थी ये, है ना, इनके जैसा कोई था ही नहीं दूसरा उस समय। रिबिलियस था नेचर इनका, आउटसाइडर थे, है ना, जेन्युइन हु डिफाइंस सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्चुअली में वो एक्सप्रेस करते थे। वो मतलब एक तरह से सैटारिकल वे में बताते थे कि देखो सोसाइटी कैसा करप्ट है, कैसा क्रूक्ड है। फिर एग्जॉटिज्म एंड द ओरिएंट, ऑब्वियस बात है एग्जॉटिक
क्योंकि नई नई जगह पे जाते थे, तो जितने ज़्यादा नए जगह पे जाते थे उतना ज़्यादा इनका क्या होता था, एक्सपीरियंस होता था, है ना, इतना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग बनते जाते थे, इनके वर्क्स इंटरेस्टिंग बनते जाते थे, है ना, इनके पोइट्री के अंदर दिखेगा वो। और एक और था कि वो ट्रैवल किए थे मेडिटेरियन and the Ottoman Empire to introduce exotic setting, characters and themes in his poetry. तो extensively travel जब कोई करता है तो obvious बात है उसके वर्क में exotic themes आ जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें एडिशनल होने लगता है। जैसे आप जब ट्रैवल करोगे ना आपको कहानी बताने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप अगर सपोज ऋषिकेश चले जाओगे तो ऋषिकेश बहुत गंदा भी है, लेकिन ऋषिकेश का अदर साइड भी है, बहुत कह सकते हैं कि उसको प्योर जगह माना जाता है ना, मेडिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जगह माना जाता है। या फिर आप मसूरी चले जाओगे तो थोड़ा शांत मिलेगा, इवन दो मसूरी भी बहुत गंदा है। वैसे मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है हमेशा पहाड़ों में, तो मेजॉरिटी ऑफ नॉर्दर्न जो पहाड़ है ना वो बहुत गंदा है। लेकिन आपका उसका दूसरा एस्पेक्ट भी मिलेगा कि जब आप और हायर एंड हायर पोजीशन पे जाओगे तो अलग अलग तरह के लोगों के मिलोगे, जब लोकल लोगों से मिलोगे तो लोकल का जो एक्सपीरियंस है टूरिस्ट के खिलाफ, मतलब टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से या फिर किसी अदर पर्सपेक्टिव से, तो वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे, है ना, वहाँ के रिलेशनशिप, वहाँ की फैमिली, वहाँ का कल्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सीखते हो। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है बातें करने के लिए, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुनते हो, बहुत सारे लोगों के डिमांड सुनते हो, है ना। तो इन इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास बात करने की चीज़ें होती है, तो एक तरह से एग्जॉटिक बनाता है, एक इंटरेस्टिंग बनाता है ना, और ज़्यादा लोग उसको इंटरेस्ट लेके उसको सुनेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर डिसइल्यूजनमेंट एंड मेलनकली था, है ना। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, यूरोप से भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे। जैसे यूरोप के एक बहुत फेमस फिलोसफर थे गर्टा, खासकर रोमांटिसिज्म के अंदर, है ना, जो यूरोपियन रोमांटिसिज्म या फिर जर्मन रोमांटिक्स की बात होती है तो गर्टा बहुत फेमस राइटर थे, तो वो इनको बहुत एडमायर भी करते थे। ऑब्वियसली बात है ये रोमांटिक एज के राइटर थे तो नेचर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, है ना। सटायर एंड विट, इनके अंदर सटारिकल वे और विटी तरीके से वो अपने चीज़ों को रखते थे, ठीक है। अब इसके लिटरेरी एनालिसिस को समझते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। बायरॉनिक हीरो होता था इनके कैरेक्टर में, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पावर होते थे, नरेट करने का, डिस्क्रिप्शन, है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेप्शनली एबिलिटी था इनके अंदर स्टोरी बताने का, स्टोरी कहने का, चीज़ों को समक्ष रखने का, है ना, चीज़ों को लोगों के सामने रखने का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफ़ी क्रिएटिव थे, काफ़ी विविड थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे। एंड देन लिरिकल इंटेंसिटी, रिटोरिकल फोर्सेस, मास्टर इन वेरियस फॉर्म्स, है ना। ऐसे ये सब पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में कि उसका लिटरेरी एनालिसिस करो, बट अगर आप यूजी पीजी के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। विट एंड आयरनी होते थे इनके वर्क में, जैसे डॉन वॉन को पढ़ोगे, काफ़ी शार्प है, काफ़ी विटी परसुएसिव लाइन्स बोलते हैं ये, है ना। कॉस्मोपॉलिटिज्म जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, है ना। फिर ऑथेंटिसिटी एंड डायरेक्शंस, इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन रोमांटिसिज्म, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल फाइंड इन हिज वर्क। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ते जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इनका जो अर्ली वर्क्स है, और ग्रैंड टूर भी था उस समय 1806 लेके 1811 के अंदर, जहां से वो इंस्पायर्ड होकर लिखे थे, फ्यूजिटिव पीसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइटल याद रखने की जरूरत है। दिस इज हिज अर्लीस्ट कलेक्शन, है ना, जो कि एक तरह से कंट्रोवर्सीज में रही थी क्योंकि ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल राइटर रहे हैं। तो फ्यूजिटिव पीसेस 1806 में पब्लिश हुआ था, एक तरह से पोइटिक कलेक्शन था। दूसरा, पोम्स ऑन वेरियस ओकेजन्स, इसका भी आपको टाइटल याद रखना है। तीसरा, आवर्स ऑफ आइडलनेस, अ सीरीज ऑफ पोम्स, ओरिजिनल एंड ट्रांसलेटेड। सिर्फ आवर्स एंड आइडल्स याद रखना टाइटल, ये भी इनका एक पब्लिश वर्क है। उसके बाद इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टाइटल आपसे पूछ सकता है, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा है यहाँ से, है ना। जैसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट पोम्स हैं, मतलब एक तरह से ये जो पोम है बहुत इंपॉर्टेंट पोम है, बिकॉज इट अटैक्स कॉन्टेम्प्रेरी पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, साउदी, स्कॉट, इन सबको इन्होंने क्रिटिसाइज किया इसके अंदर, ठीक है। तो देख लो, अ फियर्सली विटी एंड स्कैथिंग satirical response to his critics, particularly the Edinburgh Review. Edinburgh Review में जो इनके खिलाफ आया था, क्योंकि स्कैंडलस राइटर थे, बहुत ज़्यादा इनफेमस राइटर थे, तो इनके रिस्पॉन्स पे इन्होंने लिखा था इंग्लिश बार्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, है ना, कि ये सब बार्स हैं, स्कॉच रिव्यूअर्स हैं, बैठे बैठे बस अपने मन से रिव्यू करते रहते हैं, है ना, एक तरह से बोरिंग सोसाइटी के बारे में ये, मतलब एक तरह से इनका कमेंट था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइटल याद रखना है। एंड देन हिंट्स ऑफ द हॉरेस, जो कि एक सटारिकल पोम है। एंड देन कम्स द लंदन फेम एंड ओरिएंटल टेल्स, लंदन के अंदर जब वो पब्लिश किए थे 1812 से 1816 के बीच में, तो जिसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था इनका चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, कैंटो 1 एंड कैंटो 2, 1812 में पब्लिश हुआ था, जो कि बहुत क्रूशियल पोम है, जिसमें देखो ये कहते हैं ना, आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। इसमें उन्होंने बोला था, इसी वर्क के लिए उन्होंने बोला था कि देखो ये नहीं कि सुबह उठे और वो ये फेमस हो गए, बल्कि इनको इंस्टेंट फेम मिल गया था इस बुक को पब्लिश करने के बाद। तो आप इमेजिन करो, जैसे सोशल मीडिया पे होता है,
कि कोई इंसान 15-20 वीडियो डाला और एक वीडियो अचानक से उसके हिट हो गए, तो वो अचानक से अपने आप को बहुत फेमस, जैसे टपड़ी वाला है ये, चाय टपड़ी वाला, क्या नाम है उसका, डॉली टपड़ी वाला। तो ये डॉली टपड़ी वाला अचानक से एक दिन फेमस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक इंस्टेंट फेमस मिल जाना किसी को, है ना। कोई बहुत मेहनत करता है तब भी वो फेमस नहीं हो पाता, बहुत मेहनत करता है तब भी वो किसी एक पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंस्टेंट फेमस या इंस्टेंटली फेमस हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अब देखो, इंस्टेंटली फेमस वही चीज़ होती है जो बहुत एवरेज होती है, या जिस चीज़ में आपको मतलब आई कैचिंग बना दे। जैसे मेरी लेक्चर्स आपको बहुत बोरिंग लगता होगा, इसलिए व्यूज़ नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन अगर वही मैं कॉमेडी करता, है ना, या कुछ और करता, या छत पे से जंप लगाता, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें, है ना, जो कि काफ़ी सोसाइटी के अगेंस्ट होगा, है ना, जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल होंगे, है ना, ताकि किसी के लिए आई कैचिंग हो, तो उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। तो ये भी क्योंकि स्कैंडलस राइटर थे, ये भी क्योंकि इनफेमस राइटर थे, इसलिए इनको ज़्यादा फेम मिला, और खासकर इस वर्क के बाद और ज़्यादा इनको फेमस मिला, अचानक से ही बहुत फेमस हो गए। तो मे भी एग्जाम में पूछ देगा कि कौन से वर्क के लिए लॉर्ड बायरन जो थे वो उनको इंस्टेंट फेम मिल गया, है ना, या फिर कौन ऐसा राइटर था जिसने बोला था आई वोक ऑन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उनका वर्क होगा लॉर्ड बायरन, और लॉर्ड बायरन का कौन सा वर्क है, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। फिर दूसरा वर्क था इनका द द ग्योर, अ फ्रेगमेंट ऑफ तुर्किश टेल। बस टाइटल याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे इनका इंपॉर्टेंट उसी के अंदर इंपॉर्टेंट वर्क है ओरिएंटल टेल्स, जो कि फ्रेगमेंटेड नैरेटिव में लिखा गया है, विच इज सेट इन ग्रीस। पूछ सकता है ओरिएंटल टेल का जो सेटिंग है वो कहाँ है, तो ग्रीस में है, ठीक है। फिर द ब्राइड ऑफ एबडोस, अ टर्किश टेल, अगेन द कॉर्शियर एटेल, बस टाइटल याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। लाड़ा एटेल, बस टाइटल याद रखना है। हिब्रू मेलोडीज, टाइटल याद रखना है, हिब्रू मेलोडीज। अच्छा, हिब्रू मेलोडीज के अंदर एक बहुत फेमस इनका पोम है, इस पोम को आप पढ़ लेना जरूर। ये है द वॉक, सी वॉक्स इन ब्यूटी, वेरी फेमस। वो होगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज सी वॉक्स इन ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं कि फेमस पोम in the history of English literature when it comes to the history of English poetry। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में वन ऑफ द फेमस, अगर आप टॉप 10 पोम्स के बारे में बातें करोगे ना, तो उस टॉप 10 पोम में ये आता है, सी वॉक्स इन ब्यूटी। बहुत फेमस है ना। ये एक ब्यूटीफुल वुमेन, एक हारमोनियस तरीके से लिखा गया है, एक वुमेन की ब्यूटी के बारे में प्रेज किया गया है। तो होगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। होगा तो आज ही मैं बना दूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो। एंड देन पर्सियाना, द सेज ऑफ कॉरियंथ, बस टाइटल याद रखना है। एंड देन एग्जाइल एंड मेजर यूरोपियन वर्क्स। एग्जाइल के बाद इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे, कैंटो 3 लिखा चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज का, उसके बाद द प्रिजनर ऑफ चिलोन लिखा, शिलोन भी पढ़ सकते हो, चिलोन भी पढ़ सकते हो, इसको इंपॉर्टेंट पोम है, विच इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है। मैनफ्रेड अ ड्रामेटिक पोम है ना, सॉरी ड्रामेटिक कहते हैं कि प्ले है, क्लोजेट ड्रामा जिसको बोला जाता है। मैनफ्रेड, आप याद रखना टाइटल, बस मैनफ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल से क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे पोइट्री से पूछ रहा है, विच इज ए ड्रामेटिक पोम, लेकिन प्ले के फॉर्म में एक क्लोजेट ड्रामा की तरह लिखा गया है, ठीक है। ये भी वीवीआई रख लो, वीवीआई मैनफ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली, क्योंकि इसको स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था, बट स्टेज पे परफॉर्म नहीं हुई थी ये। फिर लेमेंट ऑफ टासो, हाँ। फिर चौथा कैंटो लिखा गया चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज का। बेपो, बेपो भी याद रखने की जरूरत है, वीवीआई है ये भी। बेपो एक जापानीज ड्रामा है, काउबॉय बेपो, काफी इंटरेस्टिंग है, देखना अगर टाइम मिलेगा आपको तो। मजेप्पा, टाइटल याद रखने की जरूरत है। डॉन वॉन, अगेन वीवीआई। कैंटो 1 एंड कैंटो 2 पब्लिश हुआ था डॉन वॉन का, विच इज अगेन अ वेरी क्रूशियल पोम इनका। इस पोम को भी आप पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, समरी पढ़ना, लाइन बाय लाइन थारीली पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। और टवा रायमा में लिखा है, विच इज एन एपिक पोम, ये रखने की याद जरूरत नहीं है। उसके बाद काइन, ये याद रख लेना आप, वीवीआई। केन अ मिस्ट्री, विच इज अगेन अ प्ले, जो कि क्लोजेट ड्रामा की तरह है। टाइटल बस आपको सब, आप बाद में टाइटल याद रखना, और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द विजन ऑफ जजमेंट, ये भी याद रखना, वीवीआई है। द विजन ऑफ जजमेंट, अगेन वेरी सटारिकल मॉक हेरोइक पोम। इनके कुछ प्रोज हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो आपको प्रोज में याद रखेंगे, लेटर्स एंड जर्नल्स हैं, डिटेल्स थॉट्स है, जर्नल ऑफ कन्वर्सेशंस है। सो ऑल दीज वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में,
अब शायद मुझे लगता है कि अब एक भी रोमांटिक को नहीं पढ़ना, अब विक्टोरियन में हम लोग मूव करने वाले हैं। विक्टोरियन और मॉडर्न के कुछ है, 4-5 और ऑर्थर बच गए हैं, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर लिटरेरी थ्योरी पे मूव कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। वैसे लिटरेरी थ्योरी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपके सिलेबस में जितने भी लिटरेरी थ्योरी के राइटर्स हैं उन सबको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले। आप अगर चाहें तो वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इंडिविजुअली भी बना दूंगा, ठीक है।